अभी शादी का बहुत अच्छा सीजन चल रहा है, ऐसे में अब तो खत्म हो गया नहीं? हाँ मतलब है, अभी भी अभी है, एक हाँ, बहुत बड़ी शादी चल रही है जामनगर में। ऑल इंडिया रेडियो में हृदयनाथ मंगेशकर जी, जो कि लता जी के भाई थे, उन्होंने सावरकर जी की एक पोयम सागरा प्राण तड़मंडला को, जो कि लता जी ने गाया था, उसको एयर किया, तो उनको निकाल दिया। जब ये आइडिया मेरे पास आया तो मुझे को लगा मैं हिस्ट्री काफ़ी पढ़ता हूँ तो मुझे पता होगा, पर जब मैंने इस पर गौर करना शुरू किया तब मुझे भी रियलाइज़ हुआ है मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि लिखाई कोई मिलता नहीं है, कुछ मिलता ही नहीं है। एज एन एक्टर मैंने बोला अपनी टीम को कि सेल में मगर मुझे बंद कर दो और जाओ, थोड़ा मैं बैठता हूँ यहाँ पे। मैं नहीं बैठ पाया भाई, मेरा दम घुटने लगा और मैं बुलाया उनको, मैं तो फ़ोन भी दे दिया था उनको, मैंने चिल्ला चिल्लू के बुलाया उनको आवाज़ नहीं पहुँच रही थी। गांधी जी भी इनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे और ये भी गांधी जी की रिस्पेक्ट करते थे। ये सारे भगत सिंह ने तो कहा था कि वो कायर क्या जाने उन आंसुओं की कीमत जो वतन पे मर मिटने वालों की आंखों से निकलते हैं। चाहे बनना हो सुल्तान का ट्रेनर या फिर सूख कर बनना हो कांटा, ये जनाब सब कर लेते हैं। निभाना हो पत्नी का साथ या अपनी आवाज से ही बंद कर देनी हो किसी की बात, ये जनाब सब कर लेते हैं। बनना हो हरियाणा की आन बान और शान या फिर निभाना हो स्वतंत्र वीर सावरकर का किरदार, ये जनाब सब कर लेते हैं। इतना सब कुछ करने वाले बॉलीवुड में फिलहाल एक ही हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, नन अदर देन रणदीप हुड्डा। कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप तो कवि हो यार। बस थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, और कवि का किरदार तो फिलहाल आपने निभाया। जी 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 जी। इससे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा आपको शादी के लिए आपकी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, मतलब अभी भी जैसे अभी शादी का बहुत अच्छा सीजन चल रहा है, ऐसे में अब तो खत्म हो गया नहीं? हाँ मतलब है, अभी भी अभी है, एक हाँ, बहुत बड़ी शादी चल रही है जामनगर में, है ना? तो उससे पूछ रहा था कि आपकी जो शादी थी वो आपने बहुत ट्रेडिशनल वे से की जी, तो उसके पीछे क्या था? उसके पीछे यही था कि देखो, कागज़ पत्री में और कोर्ट वोट में और ऐसे डेस्टिनेशन वेडिंग से मेरा और मेरी वाइफ का यही मानना था कि उससे शादी नहीं होती। शादी ट्रेडिशन से होती है, अपने पूर्वजों के ट्रेडिशंस को फॉलो करके होती है। और चूंकि मेरी वाइफ मणिपुर से हैं तो लड़की के घर जाके ही शादी होती है, तो मैंने ये जानबूझ के ये स्टेप लिया था कि नहीं, उनको और उनके कल्चर को और उनकी रीति रिवाजों को एक सम्मान देने के लिए वहाँ जाके करना ज़रूरी। ट्रेडिशनल और कल्चर को जो आप फॉलो करते हैं जिस तरह से, बहुत खूब। मूवी की तरफ आते हैं, वीर सावरकर का किरदार आप निभाते हैं जी। जब सरबजीत की थी तब मेरे दिमाग में आया था कि डायरेक्टर की डिमांड होती है आपसे कि आप मुश्किल किरदार करें। लेकिन अब जब मैं वीर सावरकर को देख रहा हूँ, डायरेक्ट भी आपने की है, लिखी भी आपने भाई, तो क्या रणदीप हुड्डा ही मुश्किल चुनौतियों को अपनाने में मतलब रहते हैं या फिर क्या सीन है? ये पता नहीं, ये मेरे पास प्रोजेक्ट्स ऐसे आते हैं या मैं उनको अपने मन से अट्रैक्ट करता हूँ कि ये संजोग की बात है। पर ये फिल्म मेरी आज तक की किसी भी फिल्म में जो मेरा एज एन एक्टर भी एफर्ट लगा है, इसमें तो एज अ डायरेक्टर, राइटर भी, एज अ प्रोड्यूसर भी एफर्ट है। तो ये हर मेरे करियर की हर फिल्म के उस पार है। और 2 साल हो गए हैं मुझे और कोई काम नहीं किया है, इसी में लिखाई पढ़ाई और एक लेखक का किरदार करते करते लेखक ही बन गए और बहुत कुछ इसमें करने को मिला। पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सावरकर जी का कि उन्होंने मुझे सिर्फ अभिनेता से, जो कि मेरा एक पिक्चरों में योगदान रहता था, उससे निकाल के मुझे बहुत एक बड़े रोल में हर एक पिक्चर के अंदर लेके आए। एंड मैं ये चाहता हूँ कि मैं उनकी कहानी, उनके सच और उनके ऊपर जो भी सवाल उठते हैं उनको एड्रेस करने के लिए एक बढ़िया, एक एंटरटेनिंग पिक्चर बनाऊँ। अच्छा, वीर सावरकर जो हैं उनके बारे में काफ़ी सारी अफवाहें भी फैलती हैं ऐसे में, और उन्हीं के ऊपर ये पूरी फिल्म भी बनी हुई है। और ये जो क्वेश्चन है, हु किल्ड हिज स्टोरी, और मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ, हु किल्ड द हिस्ट्री, इसको ऐसे भी पढ़ूं, यस, हु किल्ड हिस्ट्री, इट्स डन ऑन पर्पस, या तो वो भी मैं पढ़ता हूँ। तो ऐसे में एक सवाल ये भी आता है कि राहुल गांधी जी जो हैं वो इनको माफी वीर बुलाते हैं जी, और जो हमारी इंदिरा गांधी जी है उन्होंने उनके नाम पर स्टैंप निकाला उनकी फोटो के। तो सही कौन है दोनों में से, मैं ये जानना चाहता हूँ आपके। अब आप बताइए कि कांग्रेस का टॉलेस्ट लीडर अब तक कौन हुआ है? वो इंदिरा जी हुई हैं। और जब वो सावरकर जी को वीर बोलती हैं, उनके नाम पे स्टैंप निकालती हैं, उनके
उनके लिए दूरदर्शन में डॉक्यूमेंट्री बनवाती हैं, तो उनको ज़्यादा पता है या पोते जी को ज़्यादा पता है, ये आप और दर्शकों के ऊपर है। पर ऐसा हुआ था, एक अच्छा इंसिडेंट हुआ था जो कि ऑल इंडिया रेडियो में हृदयनाथ मंगेशकर जी, जो कि लता जी के भाई थे, उन्होंने सावरकर जी की एक पोयम सागरा प्राण तड़मडला को, जो कि लता जी ने गाया था, उसको एयर किया, तो उनको निकाल दिया। उनको ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिनको उनका, जैसे कि उनके ऊपर जो गांधी जी की हत्या पे उनके ऊपर जो आरोप लगा, जो कि कोर्ट ने खुद बोला कि सबूत तो छोड़ो, कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा है, तुमने ये क्यों किया, वो भी उनके साथ वो इसीलिए किया गया था क्योंकि वो हिंदू महासभा के आइडियोलॉग थे, हिंदुत्व के आइडियोलॉग थे, हिंदुओं के लीडर थे, बन गए थे क्योंकि पार्टीशन हो रहा था। तो मुस्लिम लीग वाले मोस्टली पाकिस्तान चले गए थे और इनको अक्यूज़ करके हिंदू महासभा को विलीफाई कर दिया, ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट। तो कांग्रेस 1952 के इलेक्शन अनअपोज्ड ऑलमोस्ट जीत गई और 70 साल तक हम पे राज करती रही। तो वहाँ से इनकी कहानी को दबाना, एक और रुख देने की पूरी कोशिश की गई थी। तो इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। और जब मैंने ये स्क्रिप्ट तो थी नहीं, मैंने ही लिखी, पर जब ये आइडिया मेरे पास आया तो मुझे को लगा मैं हिस्ट्री काफ़ी पढ़ता हूँ तो मुझे पता होगा, पर जब मैंने इस पर गौर करना शुरू किया तब मुझे भी रियलाइज़ हुआ है मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि लिखाई कोई मिलता नहीं है, कुछ मिलता ही नहीं है। तो मैंने इस पर और पढ़ाई शुरू की, अंग्रेज़ी में, हिंदी में, इधर उधर किताबें पढ़नी शुरू की। तब मैं अचंभित रह गया और बहुत क्रोधित भी हुआ कि मैं यार, इतना गुस्सा आया कि ऐसे आदमी की, ऐसी शख्सियत की कहानी जिसने इतना कुछ किया है, इतना बलिदान दिया है और इतना एक मूवमेंट चलाया था, जो कि अगर उनकी सुनता देश तो बहुत आगे और बहुत पहले पहुंच जाता, उसको दबाया गया। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन भी रहा और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी रहा और एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी रही। बहुत ज़्यादा जी। तो रणदीप सर, जब हम बात करते हैं कि इस रोल को निभाना टफ, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि अंडमान में जब वो थे तो 2 दफ़ा अंग्रेज़ों ने उनको जेल करार दी। तो उनको 2 लाइफ टाइम एक ही बारी में। हाँ, एक ही 50 बारी साल की 50 साल की 1960 में रिलीज होते हो। हाँ। तो इसको जब निभाने की बारी आई, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए? सबसे बड़ा चैलेंज एज एन एक्टर ये था कि वो इमेजिन करना भी कि क्या क्या उन पे गुजरी होगी, बहुत बहुत भयानक था। और उसके लिए, क्योंकि वहाँ पे खाना पीना दिया नहीं जाता था, दिन भर काम कराया जाता था, तो उनकी फिज़िकलिटी थी, एक बहुत पतले हो गए थे, उनको वहाँ जॉन्डिस रहा काफ़ी साल, बहुत बीमार हो गए थे, बहुत बीमार रहते थे वो। और उनके भाई बाबा राव जो भी जेल में थे, वो भी टोटली अनसंग हैं, किसी को नहीं पता बाबा राव सावरकर के बारे में। तो वो सब एज एन एक्टर मैंने बोला अपनी टीम को कि सेल में मगर मुझे बंद कर दो और जाओ, थोड़ा मैं बैठता हूँ यहाँ पे। मैं नहीं बैठ पाया भाई, मेरा दम घुटने लगा और मैं बुलाया उनको, मैं तो फ़ोन भी दे दिया था उनको, मैंने चिल्लू के बुलाया उनको आवाज़ नहीं पहुँच रही थी, मेरे को तड़प गया था मैं बिल्कुल। तो वो सब जब मैंने महसूस किया, मैं कहा यार दिस इज़ टू मच फॉर एनी इनह्यूमन, बहुत ही इनह्यूमन चीज़ वो लोग करते थे। वहीं पे खाना, वहीं पे हगना, वहीं पे बंद रहना, बहुत ही, और वो भी 11 साल 7x11 के कमरे में, जिसमें काफ़ी टाइम तो उनको आइसोलेशन में रखा जाता था, किसी और से बात ही नहीं कर पाते थे 6-6 महीने तक। वहाँ पे भी उन्होंने 6000 कविताएं लिखी दीवार पर। और वो ये सोचते थे कि कब कोई कुछ हो जाए ताकि मेरी दीवार आके पोत दे, मैं नहीं लिख दूँ, और उसको फिर याद करते थे। और फिर उन्होंने आके वो किताबें, वो चीज़ें वहाँ लिखी। तो ऐसा कि क्रांति, कविता और क्रांति सब कुछ साथ में, ऐसा एक व्यक्तित्व बहुत ही रेयर चीज़ है। और अंग्रेज़ों ने उनको 27 साल कैप्टिविटी में रखा। 27 साल। कौन से माफी वीर को 27? अगर तुम्हारी साइड है कोई आदमी तो उसको जेल में क्यों? उन्हें पता था कि ये आदमी बहुत शातिर है, ये साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करेगा और ये फिर से लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा। इन पे 2 कंडीशन रही थी कि ये पॉलिटिकल बात नहीं कर सकते किसी से, रिलीजियस बात नहीं कर सकते। फिर इन्होंने समाज सुधार करना शुरू किया, इन्होंने जात पात खत्म करना चाहते थे, ये अंतरजातीय विवाह चाहते थे ताकि हिंदू आपस में बटे नहीं। 4 पुश्तों में सब भूल जाएंगे कौन कौन जात का है, सिर्फ एक होकर हिंदू रह जाएंगे, ये वो चाहते थे।
और हिंदुत्व की जब उन्होंने डेफिनेशन बनाई थी वो ऑल एनकम्पासिंग थी। सिंधु नदी से सिंधु सागर तक जो भी इस विशाल भारत भूमि में रहता है, जो इसको अपनी पितृभूमि, अपने पूर्वजों की ज़मीन मानता है, मातृभूमि, जो इसको अपने त्योहारों, खान पान को, वेशभूषा को अपना मानता है, और वो हिंदू है, चाहे वो किसी भी धर्म या जात या समुदाय या समाज का क्यों ना हो। पर उस वक्त एक पैन इस्लामिक इन्वेजन होने वाली थी, खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गया था, हिंदुस्तान के मुसलमान टर्की के मुसलमानों के लिए लड़ रहे थे, तो जिहाद के नाम पे एक अटैक होने के चांसेस थे। तो उन्होंने एक लास्ट क्लॉज डाला जिससे सबको मिर्ची लगती है कि ये उनकी पुण्य भूमि भी हो। जो हिंद को अपना माने, जो हिंद को अपने धर्म से ऊपर माने, अपनी हर चीज़ से ऊपर माने, वो हिंदू है चाहे किसी धर्म का हो। तो ये एक ज्योग्राफिकल, सिविलाइजेशनल, सांस्कृतिक एक इतिहास है, वो किसी धर्म का नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी बात बोली थी उन्होंने। इस पूरे किरदार को निभाते वक्त आपको इस फिल्म में ऐसा कोई किरदार था जिस पर गुस्सा आया हो कि वीर सावरकर की तरफ इसका जो रवैया है? कभी कभार होता है मूवी को देखकर कि कोई इतना कैसे गिर सकता है, तो इस मूवी को बनाते वक्त क्या कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जिस पर आपको बहुत गुस्सा आया हो, या कैरेक्टर या फिर पर्सन? नहीं इन द हिस्ट्री ऐसा मुझे नहीं लगा। 1950 तक ऑब्वियसली उस टाइम की जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, जो गोरे साहब चले गए और जब ब्राउन साहब सत्ता में आ गए तो उन्होंने जो इनके साथ ट्रीटमेंट किया वो बहुत गलत था। उस पर मुझे बहुत गुस्सा आया। अदरवाइज गांधी जी भी इनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे और ये भी गांधी जी की रिस्पेक्ट करते थे। ये सारे भगत सिंह ने तो कहा था कि वो कायर क्या जाने उन आंसुओं की कीमत जो वतन पे मर मिटने वालों की आंखों से निकलते हैं, जो कि उन्होंने डिस्क्राइब किया था जब वीर सावरकर और मदन लाल धिंगड़ा आखिरी बार गले लगे थे आंसुओं में, जब मदन लाल धिंगड़ा ने जाके करजन वाइली को पहली बारी इंग्लैंड की धरती पे किसी पॉलिटिकल हत्या की गई थी, वो भी सीक्रेट सर्विस के हेड को, करजन वाइली को मारा था उन्होंने पार्टी में जाके। तो इतना सबको उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। ये तो अभी लेट 90s में आके उनका बहिष्कार करने लगे लोग, क्योंकि कांग्रेस की जो राज चल रहा था वो फिर एक नई पार्टी, वो भी हिंदू डिस्पेंसेशन की पार्टी, हिंदुत्व को मानने वाली पार्टी जब ऊपर आई तो उन्होंने सोचा जैसे उस वक्त गांधी हत्या का इल्ज़ाम लगाया था वैसे ही अब माफ़ी वीर का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पर ना रोक सकता गोरा, ना रोक सकता काला पानी, ये कौन है? तो वीर सावरकर जी की कुछ चंद लाइंस, वो बहुत बड़े कवि थे, आपने इतनी बड़ी फिल्म बनाई, अगर कुछ जो आप बताना चाहें जिससे उनका पूरा। जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। मैं भी ने मज सीने तर परत मातृ भूमिला सागरा प्राण तड़मडला, सागरा प्राण तड़मडला। बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए वीर सावरकर की इतनी गहनता से जिनको नॉलेज है, एक्टिंग भी उन्होंने की है, लिखा भी उन्होंने, डायरेक्ट भी उन्होंने किया है, और इतनी सारी नॉलेज जब आपको इस इंटरव्यू में जानने को मिली तो 22 मार्च के बाद, मार्टियर्स डे के एक दिन पहले क्या फटाका फटने वाला है, कितने जलने वाले हैं, कितने खुश होने वाले, ये सब कुछ पता लगेगा। थैंक यू सो मच रणदीप सर, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।